हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बारे में। वे भारत क्यों और कैसे पहुँचे और 15 दिन तक पैदल चलने के बाद खुफिया रास्ते से चीन को जिससे भनक ना लगे, ये सब कुछ बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन बुरी तरह चिढ़ गया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पिछले 65 वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं। भारत ने ही उन्हें राजनीतिक शरण दी है। दलाई लामा के भारत आने की कहानी बिल्कुल दिलचस्प है। साल 1959 की सर्दियाँ शुरू हुई तो चीन ने तिब्बत में सैन्य कार्रवाई बढ़ा दी। साल भर 1958 में पूर्वी तिब्बत के कुछ खपाओं में चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियार उठाया था, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। 1959 आते आते हालात और बिगड़ गए। दलाई लामा को लगने लगा कि तिब्बत में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने तिब्बत छोड़ने का फैसला ले लिया। भारत से राजनीतिक शरण मांगी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार दलाई लामा को शरण देने को राजी हो गई। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। दलाई लामा के सामने मुश्किलें बढ़ी कि वो तिब्बत से भारत कैसे जाए, क्योंकि चीन के सैनिक और जासूस 24 घंटे उन पर नज़र बनाए रखते थे। दलाई लामा और उनके करीबियों ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में मैकमोहन लाइन के पास तिब्बत बॉर्डर पार करेंगे। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के तवांग से होकर गुजरती है। दलाई लामा अपने कुछ खास करीबियों के साथ 17 मार्च को ल्हासा, तिब्बत की राजधानी से पैदल निकल पड़े। वे रात में चलते और दिन में रास्ते में पड़ने वाले गांव गुफाओं में रुक जाते, ताकि चीनी सैनिक या जासूसों को खबर न लगे। लामा अगले 15 दिन रात के अंधेरे में चलते रहे। हिमालय के रास्ते पहाड़ को पार करते हुए 31 मार्च को मैकमोहन लाइन तक पहुंच गए। चूँकि दलाई लामा को ल्हासा से भारत आने में करीब 15 दिन का समय लगा, इस दौरान उनके करीबियों को उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं चल पा रहा था कि लामा सुरक्षित भी है या नहीं। कई लोगों को लगने लगा कि उनकी मौत हो गई है। टाइम मैगजीन के एक रिपोर्टर के मुताबिक उस वक्त तिब्बत और आसपास के इलाकों में ऐसी अफवाहें फैल गई कि दलाई लामा को सुरक्षित भारत पहुंचने के लिए बौद्ध धर्मगुरुओं ने विशेष अनुष्ठान किया है। जब वे प्रार्थना करते थे तो दलाई लामा के आसपास बादलों का धुंध बन जाता था और वे किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। 31 मार्च की रात दलाई लामा तिब्बत बॉर्डर पार कर भारत आ गए। तवांग के बौद्ध मठ में शरण ली। चर्चित इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि भारत आने के बाद दलाई लामा ने पहली रात तवांग के एक बौद्ध मठ में गुजारी। 3 हफ्ते बाद भारतीय अफसर उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आए। यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी मुलाकात होनी थी। गुहा लिखते हैं कि जब दलाई लामा भारत आए तो उस वक्त भारत और चीन के रिश्ते बहुत नाजुक स्थिति में थे। 1957 में लद्दाख के सांसद और लामा कुसाक बकुला तिब्बत दौरे पर गए। वहाँ देखा कि चीन सिक्यांग की तरफ से तेज़ी से सड़क और दूसरी चीज़ों को बनाने में जुटा है। उन्होंने सरकार तक पूरी बात पहुंचाई। सरकार इससे निपटने की रणनीति बना ही रही थी कि दलाई लामा का मामला आ गया। नेहरू से क्यों बात हुई? रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि दलाई लामा राजधानी दिल्ली में नेहरू से मिले। उन्होंने तिब्बत की सारी स्थिति बताई। जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि भारत तिब्बत की आज़ादी के लिए चीन से लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। नेहरू ने कहा, सच्चाई तो यह है कि पूरी दुनिया में तिब्बत को तब तक आज़ादी नहीं दिला सकती जब तक चीनी राष्ट्र का पूरा ताना बाना ख़त्म न हो जाए। उनका मानना था कि तिब्बत की समस्या चीनियों से बातचीत के जरिए ही निकल सकती है। दलाई लामा 88 साल के हो गए हैं और पिछले 65 सालों से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं। वह धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। दलाई लामा को साल 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को शांति, दया और करुणा के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। तिब्बती बौद्ध उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। लामा मतलब होता है धर्मगुरु, जो सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। चीन अक्सर दलाई लामा को लेकर बखेड़ा खड़ा करता रहता है। नैन्सी पेलोसी पहले नेता नहीं है जिनकी लामा से मुलाकात पर चिढ़ा है। जिससे पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति रहते हुए भी दलाई लामा से मिले तो भी चीन ने खासा विरोध किया। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।